हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में सब लोग मज़े में होंगे। तो कल का लेक्चर हमारा जो था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसकी क्लासिफिकेशंस, उसके नॉमेनक्लेचर, डायपोल मोमेंट, ये सब चीज़ें हमने जो है कल के लेक्चर में डिस्कस की थी। और मैंने आप लोगों के ना यूट्यूब कमेंट्स भी पढ़े थे जो आप लोगों ने कल वीडियो देखने के बाद किए थे, और उसमें एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि कुछ बच्चों ने बिना हेजिटेशन के ये बोला है कि मैम हमारे अभी बेसिक्स क्लियर नहीं है क्लास 11 के, तो आप जो है वो बेसिक्स से लेकर चलिए। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक इन अ पर्सन कि हम बिल्कुल एम्बेरस हुए बिना या हेजिटेट हुए बिना ये चीज़ कह सकते हैं कि हमारे अभी बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप जो है बेसिक्स से लेकर चलिए। इट्स रियली गुड, क्योंकि आपने मुझे ये चीज़ बताई तो अब मुझे ये चीज़ समझ में आई है, तो मैं बिल्कुल अब ऐसा नहीं समझूंगी कि हाँ ये तो पता ही होगा, हाँ ये तो पता ही होगा। तो आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू ऑल ऑफ यू हु हैव सेड ऑल दीज थिंग्स। तो ये तो पहली बात हो गई कि बेसिक से अब हम लेकर चलेंगे 11th क्लास की चीज़ें। मैं प्री एज्यूम नहीं करूंगी कि आपको हाँ ये सब तो आता ही है। दूसरी चीज़ बेटा ये हो गई कि हमने कल जो है ना कुछ होमवर्क दिया था, कल कुछ होमवर्क दिया था, राइट। तो हाँ, आई होप आप लोगों ने जब वीडियो देखी है तो वो होमवर्क भी किया होगा। तो आज जो है हम पहले वो होमवर्क डिस्कस करेंगे जो कल का होमवर्क था, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको याद होगा कि कल वाली क्लास में ना मैंने आपको ये बताया था प्रीफिक्स कॉमन नेमिंग में मैंने आपको बताया था सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, है ना, ये सब बताया था, आइसो। तो ये चीज़ें मैंने आपको कहा था कि आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी यार, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, है ना। बट क्योंकि कल के कमेंट्स मैंने देखे हैं, सो आई विल जस्ट गो थ्रू ऑल दीज प्रीफिक्स ऑल्सो। थोड़ा सा मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता दूंगी, ठीक है। कल तक मुझे नहीं पता था तो मैंने एज्यूम कर लिया, बट आज जो है मैं पहले आपको वो सब चीज़ें बता दूंगी, बिकॉज दैट इज समथिंग नॉट वेरी ईजी, है ना। हम वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये सब, सेकेंडरी, आइसो, नियो, टर्शरी। तो ये वाला काम हम पहले करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, लेक्चर 2 से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि जो हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केमिकल मैकेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उसमें हम करेंगे SN1 एंड SN2। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द हार्ट ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। तो वो करेंगे। उसके बाद हम अगली क्लास में बता दे रही हूँ, हम एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So let us start with the homework questions first, जो कल के थे, and then we will do secondary, tertiary, neo, iso, and then we'll start with the second lecture, that is the substitution reactions। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया सब, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको कल के जो हमारे होमवर्क थे, कौन से होमवर्क थे हमारे कल के, अच्छा एक तो डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन दिया था, एक दो मैंने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के भी क्वेश्चन दिए थे, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था ये आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन था, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भाई आप लिखिए इस कंपाउंड की आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ये मैंने दोबारा से रीराइट किया था, CHF2CBr, ठीक है, इसका आपको नॉमेनक्लेचर लिखना था। तो आई होप सब लोगों ने किया होगा ये क्वेश्चन, मैं फिर भी डिस्कस कर देती हूँ। तो इस कंपाउंड को पहले हम खोल के लिख लेते हैं, है ना, इसको पहले ओपन करके लिख लेते हैं। तो ये हमारा होगा कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद इस कार्बन से कौन अटैच्ड है, 2 फ्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है। और उसके बाद ये जो दूसरा कार्बन इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ हमारे इसमें हमारे पास Br है, Cl है और F है, ठीक है। ये हमारा हिसाब किताब है। अब इसमें हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हमारी मेन चेन क्या होगी, दिस वुड बी अवर मेन चेन। इसमें तो कुछ सोचने की एक्चुअली बात ही नहीं है कि मेन चेन क्या होगी। मेन चेन वही होगी जो ये 2 कार्बन वाली है, यही हमारी मेन चेन होगी, राइट। अच्छा, इसको थोड़ा कार्बन को बड़ा बना देते हैं, छोटा लग रहा है। तो ये हमारी क्या होगी, मेन चेन। अब इस कार्बन पे, मेन चेन पे हमारे कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है बेटा, 3 तो फ्लोरीन अटैच्ड है, 1 ब्रोमीन अटैच्ड है और 1 क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ रहा है। तो हम इसको नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम नंबरिंग इस तरीके से करते हैं कि हमारा लोवेस्ट लोकेंट सम रूल जो है वो वैलिड रहे। लोवेस्ट लोकेंट सम रूल क्या होता है कि ये जो हमारे लोकेंट्स हैं या फिर ये जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनकी जो लोकेशंस हैं उनका सम जो है वो मिनिमम रहे, है ना। हमने 11th क्लास में पढ़ा था ये चीज कि जो भी मेरे लोकेंट्स हैं इनकी पोजीशन का सम जो है वो क्या रहे, मिनिमम रहे। तो अगर मैं इन लोकेंट्स की सम का पोजीशन लिखती हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल, आप मानिए कि मैं यहां से नंबरिंग कर रही हूँ, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो यहाँ पे मेरे कितने लोकेंट्स हैं, 2 लोकेंट्स हैं। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि 2 लोकेंट्स हैं,
और यहाँ पे मेरे कितने लोकेंट्स है बेटा, 3 लोकेंट्स है, तो ये हो जाएगा 2 2 एंड 2। एक तो ये तरीके की नंबरिंग हो गई, एक तो ये तरीके की नंबरिंग होगी। दूसरी तरीके की नंबरिंग क्या हो गई कि मैंने मान लीजिए कहाँ से नंबर स्टार्ट किया बेटा, यहाँ से नंबर स्टार्ट किया मैंने, ये किया मैंने 1 और ये किया 2, तो यहाँ पे 2 पे 2 लोकेंट्स हैं, तो ये मेरा 2 तो जो है वो 2 बार आया, और 1 पे कितने लोकेंट्स है बच्चे, 1 पे लोकेंट्स है 3, तो ये मेरा 1 जो है वो 3 बार आया। अब अगर हम इसका सम करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला जो है इसका वैल्यू लो आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी। ठीक है दोस्त, अगर हम इसका सम करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, और इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। और लोवेस्ट लोकेशन सम रूल क्या कहता है कि भाई आपको सम ऑफ लोकेशन क्या रखना है, मिनिमम रखना है। तो ये वाली एक्सेप्टेबल होगी बेटा, ऊपर वाली एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, तो हम जरा ये व्हाइट वाली को हटा देते हैं। कैसे ही हटाएंगे व्हाइट वाली को, ऐसा करते हैं उसके ऊपर ब्लैक मार्कर ही लगा देते हैं, क्योंकि इरेजर तो बहुत बड़ा है। तो ये 1 वाली 1 और 2 में हटा दे रही हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और हमारी एक्सेप्टेबल कौन सी है, 2 और 1 वाली। अब हम इसको इसमें जो है वो नेमिंग करेंगे। अब जब हमें नेमिंग करनी है तो नेमिंग हमें इस हिसाब से करनी है कि हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं वो पहले हम लिखें, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो बाद में सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं वो हम बाद में लिखें। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन पहले आ रहा है, फिर क्लोरीन आ रहा है, फिर फ्लोरीन आ रहा है। तो इसको लिखेंगे ब्रोमो, इसको लिखेंगे क्लोरो, और इसको लिखेंगे फ्लोरो। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 पे हमने क्या लिखा, ब्रोमो। ठीक है, और 1 पे ही हमें क्या लिखना है, क्लोरो। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ, ये पूरा आ नहीं पाएगा। तो ये हमारा हो गया बेटा 1 ब्रोमो। आपको याद है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स हम पहले लिखते थे, ये हमारे प्रीफिक्स होते थे, तो हम इसको पहले लिखते थे। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रही हूँ, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फ्लोरीन कहाँ कहाँ बेटा प्रेजेंट है, एक तो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, और 2 फ्लोरीन जो है वो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 2 ट्राईफ्लोरो, ट्राईफ्लोरो। और ये बेटा हमारा ईथेन है, तो मैं सेकंड लाइन में लिख रही हूँ, लेकिन आपको ये कॉन्टिन्यूअस ही लिखना है। ईथेन मेन चेन हमारी क्या है, 2 कार्बन एटम की है, और सैचुरेशन इसमें मतलब बेसिकली अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड है पूरी, सिंगल बॉन्ड है, तो एन आ गया। सो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 ट्राई क्यों लिखा है, क्योंकि 3 फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरो इथेन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाता है, ये वाला आ जाता है, बी वाला पार्ट आ जाता है। सो ठीक है, सबने सही किया है, आई होप सबने सही किया होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी आपको इसमें। ठीक है, एक तो हमारा बेटा ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, अच्छा हाँ, अच्छा इसमें ना प्रोपीन था ये, ठीक है, ये मैंने बाद में नोट किया, आई एम सॉरी, मैंने आपको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आई होगी। दिस इज प्रोपीन, प्रोपीन, हाँ, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, आई एम सॉरी, मैंने इसको बाद में देखा है। तो ये 3 ब्रोमो प्रोपीन, ठीक है, आपको क्या बताना था बेटा, इसको कॉमन नेम बताना था। तो 3 ब्रोमो प्रोपीन का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा, प्रोपीन 3 कार्बन एटम है, प्रोप और इन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, कभी भी अगर वो डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं दे रहे हैं तो यानी कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है। सो 3 ब्रोमो प्रोपीन, ये मेथ एथ प्रोप, और ये फर्स्ट पोजीशन पे मैंने क्या बना दिया बेटा, डबल बॉन्ड बना दिया। और ये थर्ड पोजीशन पे 1 2 और 3, थर्ड पोजीशन पे मैंने क्या लगाया बेटा, ब्रोमो ग्रुप लगाया है। मैम हम नंबरिंग जो है वो डबल बॉन्ड से क्यों कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूएंट से क्यों नहीं कर रहे। तो ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है, डबल बॉन्ड होता है और फंक्शनल ग्रुप होता है, तो प्रायोरिटी नंबरिंग की किस हिसाब से जाती है, प्रायोरिटी ऑफ नंबरिंग। प्रायोरिटी ऑफ नंबरिंग हमारी किस हिसाब से जाती है बेटा, तो ये जाती है कि हमारा जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमें मिलती है वो मिलती है फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप यानी कि हमारा जैसे हो गया अल्कोहल, जैसे कि हो गया
कीटोन जैसे कि हो गया एल्डिहाइड, तो उसको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद हम प्रायोरिटी देते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स को, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स को, यानी कि डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अच्छा, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स में भी अगर ऐसा हो रहा हो कि भाई डबल बॉन्ड को अगर हम नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को भी सेम प्रायोरिटी दे सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को भी दे सकते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो है हम लोग प्रेफर करते हैं डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है ओवर ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद हमारी जो नंबरिंग आ जाती है वो आ जाती है सब्स्टिट्यूएंट्स की। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा जैसे कि एल्काइल ग्रुप हो जाता है, हमारा जैसे कि हैलो ग्रुप हो जाता है, हमारा जैसे कि एल्कोक्सी ग्रुप हो जाता है, जो हमारे नाइट्रो ग्रुप हो जाते हैं, मतलब जो मैंने आपको प्रीफिक्स बताए थे जो सबसे आगे खड़े होते हैं वो, उनको जो है सबसे लास्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन था और डबल बॉन्ड था, यानी कि हमारे पास जो हम कंपैरिजन किस में कर रहे थे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में कर रहे थे। तो मल्टीपल बॉन्ड को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी मिली और सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी कम मिली है, तो इसलिए मैंने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है। अब ये देखने में क्या लग रहा है, आपको इसका कॉमन नेम बताना है। तो कॉमन नेम क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था, अलाइल ग्रुप डिस्कस किया था, विनाइल ग्रुप डिस्कस किया था, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो ये वाला जो है हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा अलाइलिक, या फिर आप लिख लो यहाँ पे, इन्होंने अलाइलिक दिया, अलाइल दिया, अलाइल ही दिया है, ठीक है, अलाइलिक भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये हो जाएगा हमारा अलाइल ब्रोमाइड, अलाइल ब्रोमाइड, ये हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। और आयुपैक नेम तो यही है जो इन्होंने दिया है, 3 ब्रोमोप्रोपीन। अलाइल क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड से सटके नहीं है सब्स्टिट्यूएंट हमारा। अगर हैलोजन सटके होता तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, विनाइल बोलते हैं। अब ये क्या है, एक दूरी पे बैठा है, दूरी पे बैठा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एलाइल बोलेंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए। आई होप आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी क्या किया होगा, बिल्कुल सही किया होगा। अब उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने उसके बाद, अच्छा हाँ, ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे कि भाई आप जो है इनका स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो एक मैंने करवाया था, बाकी 3 रह गए थे, तो बाकी 3 डिस्कस कर लेते हैं। 2-chloro-3-methyl पेंटेन, ठीक है, 2-chloro-3-methyl पेंटेन, ये कैसे बनेगा, पेंटेन मतलब हमारी जो मेन चेन है उसके अंदर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो 5 कार्बन एटम मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम जो है हमारे मेन चेन में प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो सेकेंड पोजीशन पे मैं लिखूंगी क्लोरो, नंबरिंग लिख देती हूँ मैं कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा जैसे 1, यहाँ पे मैंने लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे लिखा 5। तो क्या कह रहे हैं कि 2 क्लोरो पे, 2 पोजीशन पे क्लोरो है, 3 पोजीशन पे मिथाइल है। तो 2 पोजीशन पे क्लोरो है और 3 पोजीशन पे क्या है हमारा, मिथाइल है। मिथाइल को Me लिख लो या फिर CH3 लिख लो, दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे इथाइल को ET लिख लो या C2H5 लिख लो, मिथाइल को Me लिख लो या फिर CH3 लिख लो, उसमें कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो ये हो गया। सेकेंड क्या हो जाएगा, 1-chloro-4-ethyl क्लोरोहेक्सेन। अच्छा, इसमें क्या है, हेक्सेन है, हमारी पैरेंट चेन क्या है, हेक्सेन है। तो सबसे पहले हम लोग हेक्सेन बना लेते हैं क्योंकि फिर उसी के रिस्पेक्ट में होगा काम। तो सबसे पहले जैसे कि हमने ये हेक्सेन बनाया है यहाँ पे, ठीक है, 6 कार्बन का साइक्लो हमने हेक्सेन बनाया है। अच्छा सॉरी, साइक्लोहेक्सेन नहीं है, सिंपल हेक्सेन है, तो लगा साइक्लोहेक्सेन है। ये हमारा सिंपल हेक्सेन हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हेक्सेन हो गया। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी नंबरिंग कर देती हूँ, 1-chloro-4-ethyl, 1-chloro-4-ethyl। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये गलत लिखा है, एक्चुअली ये साइक्लो होना चाहिए, इन्होंने क्लोरो लिख दिया है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे ध्यान था कि साइक्लो है ये, इसलिए मैंने पहले साइक्लो बनाया था। सो दिस इज नॉट क्लोरोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। तो वापस से फिर साइक्लो बनाते हैं हम लोग, साइक्लो। तो हमने साइक्लोहेक्सेन बनाया बेटा पहले, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बनाया। अब इसके फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो लगना चाहिए और फोर्थ पोजीशन पे इथाइल लगना चाहिए। तो मैंने इधर नंबरिंग दे दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ पोजीशन पे इनको चाहिए इथाइल और फर्स्ट पोजीशन पे इनको चाहिए क्लोरो।
तो फर्स्ट पोजीशन पे मैंने लिखा क्लोरो और फोर्थ पोजीशन पे मैंने लिखा इथाइल। इथाइल को ET लिख लो या C2H5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा बी पार्ट। सी पार्ट मैंने ऑलरेडी कल करवा दिया था, वो आपने देख लिया था। अच्छा, सी पार्ट में टर्शरी है और डी पार्ट में आपका सेकेंडरी है। तो पहले सेकेंडरी टर्शरी बता देती हूँ, आइसो नियो सेकेंडरी टर्शरी बता देती हूँ, उसके बाद फिर ये वाला डिस्कस कर लेंगे, आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो आइसो नियो सेकेंडरी टर्शरी में क्या होगा, अगर मैं आइसो ग्रुप की बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द आइसो ग्रुप, तो आइसो ग्रुप में हम क्या कहते हैं कि जब मेरा सारे एटम्स, सारे कार्बन्स अदर देन वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के अलावा सारे कार्बन एटम जब मेरे एक पर्टिकुलर लाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा ग्रुप क्या बन जाता है, आइसो ग्रुप बन जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पास एक के अलावा, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास 4 कार्बन एटम है और मैंने कहा कि इसमें एक के अलावा सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, तो जो एक कार्बन एटम है वो मेरे इस पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए, क्या कि जहां से मेरी चेन शुरू हो रही है उसके बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे। तो एक के अलावा जब सारे कार्बन एटम्स मेरे एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं, तो मैं इस ग्रुप को क्या कह देती हूँ बेटा, आइसो ग्रुप कह देती हूँ। ज्यादा इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। दोबारा से सुनिए, मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि जब मेरे एक कार्बन एटम के बजाय या फिर एक मिथाइल ग्रुप के बजाय सारे कार्बन एटम्स मेरे स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं, तो मैं उसको क्या कह देती हूँ, आइसो ग्रुप कह देती हूँ। लेकिन इसमें ध्यान ये रखिए कि ये जो एक स्ट्रेट चेन में नहीं प्रेजेंट है, ये इसी पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि टर्मिनल से एडजेसेंट। टर्मिनल ये भी हो सकता है, टर्मिनल ये भी हो सकता है, मतलब जहाँ पे कंपाउंड खत्म हो रहा है उसके एडजेसेंट पे एक मिथाइल ग्रुप मेरा प्रेजेंट होना चाहिए, तो मैं उसको क्या कह देती हूँ, फिर आइसो ग्रुप कह देती हूँ। अच्छा, अगर मैं इसमें बात करती हूँ नियो ग्रुप में, तो नियो ग्रुप का क्या मतलब है, इसको थोड़ा डार्क कलर से लिखना पड़ेगा ताकि आपको दिखाई दे। नियो ग्रुप, नियो ग्रुप का क्या मतलब है बेटा, जैसे आइसो में जो है मेरे पास एक कार्बन एटम था जो कि स्ट्रेट चेन में नहीं प्रेजेंट था, उसी तरीके से अगर मैं नियो की बात करती हूँ, तो नियो ग्रुप में मेरे पास 2 ऐसे कार्बन एटम होते हैं जो कि स्ट्रेट चेन में नहीं प्रेजेंट होते। जैसे आइसो में एक कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में नहीं प्रेजेंट था, वैसे नियो में 2 कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट चेन में नहीं प्रेजेंट होते और इसी डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे इसका मुझे नियो बनाना है, तो यहाँ पे मेरे 2 कार्बन, मतलब बाकी सारे कार्बन एटम्स तो स्ट्रेट चेन में होंगे, 2 कार्बन एटम्स को छोड़ के, और वो एडजेसेंट टू टर्मिनल पोजीशन प्रेजेंट होंगे, ये मेरा नियो ग्रुप हो जाता है कि 2 कार्बन एटम्स को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, और जो बाकी 2 नहीं प्रेजेंट स्ट्रेट चेन में वो टर्मिनल के बिल्कुल एडजेसेंट ग्रुप पे प्रेजेंट है, तो इसको मैं क्या कह देती हूँ, नियो ग्रुप कह देती हूँ। इतना क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं सेकेंडरी और टर्शरी पे। तो सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शरी एक्चुअली सबसे इजी है, सेकेंडरी ग्रुप या सेक ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप में हम ये कहते हैं, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये सब, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी ना तो इन्हीं सब चीज़ों में होगी। बाकी 1 2 3 तो सब लोग कर लेते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में, तो बच्चे को जो दिक्कत होगी वो इसी में होगी, कॉमन नेमिंग में, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, ये सब में। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है कि अगर जो मेरा ग्रुप है, जैसे कि मैंने अगर हैलोजन ग्रुप की बात की, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो ये मेरा आइसो हो गया और ये मेरा नियो हो गया। अगर मुझे सेकेंडरी ग्रुप में अपना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाना है या कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप लगाना है, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हम हेलो एल्केन हेलो एरीन की बात कर रहे हैं, तो मैं हैलोजेंस की बात करती हूँ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आपको लगाना है, अगर आपने वो उस कार्बन से लगाया है जो कि सेकेंडरी कार्बन है, यानी कि 2 डिग्री कार्बन एटम है, अगर आपने उससे अपना 2 डिग्री कार्बन एटम से अपना हैलोजन लगा दिया है, तो आप उसको क्या कहोगे, सेकेंडरी कंपाउंड कहोगे। ठीक है, यानी कि उसके आगे आप कौन सा प्रीफिक्स लगाओगे, सेकेंडरी लगाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ये मेरे पास एक 2 डिग्री कार्बन एटम है ना, 2 डिग्री है ना ये वाला,
ये वाला 2 डिग्री है क्योंकि ये 2 कार्बन और से अटैच्ड है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया, इसको अलग कलर से दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये सेकेंडरी ग्रुप हो गया। अब इसका लिखूंगी मैं नेमिंग, सबका नेमिंग लिख दूंगी, बट मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये मेरा सेकेंडरी ग्रुप हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन एटम से हैलोजन जो है वो अटैच्ड है, तो ये मेरा सेकेंडरी हो गया। और टर्शरी तो फिर आप प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं, जब सेकेंडरी हो गया तो टर्शरी ग्रुप। टर्शरी ग्रुप बेटा ऐसा होता है कि अगर मेरे पास 3 डिग्री कार्बन एटम है और उसके साथ मैंने क्या लगाया है, अपना हैलोजन ग्रुप लगाया है, तो 3 डिग्री कार्बन एटम यानी कि इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि मेरा 3 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है। और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एक वैलेंसी बच रही है ना अभी, क्लोरीन की एक, ये कार्बन की एक वैलेंसी बच रही है, कार्बन 3 वैलेंसी बना रहा है, तो चौथी वैलेंसी में मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो ये मेरा टर्शरी हो जाएगा, ठीक है। तो टर्शरी मतलब आपने 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच कर रखा है, सेकेंडरी मतलब आपने 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच कर रखा है, आइसो मतलब इस तरीके से आपने अटैच किया है, ये वाला ग्रुप है आइसो में, और नियो मतलब उसमें ये वाला ग्रुप है। बात समझ में आ गई? अब इसमें एक कंफ्यूजन रहता है कि मैम अगर मेरे पास ये चीज आ जाए, ये वाली चीज आ जाए, कौन सा कलर यूज करूं, यही कलर यूज कर लेते हैं, कि मैम अगर मेरे पास ये चीज आ जाए कि ये यहाँ पे मैंने कोई हैलोजन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, कुछ भी, तो इसको क्या मैं आइसो बोलूं, क्या मैं इसको आइसो बोलूं या मैं इसको 2 डिग्री बोलूं, क्योंकि ये तो दोनों चीजें फुलफिल कर रहा है। आइसो बोलूं या 2 डिग्री बोलूं, क्या बोलूं इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों चीजें फुलफिल कर रहा है। आपका आइसो ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप होता है कि सारे कार्बन एटम स्ट्रेट स्टेट में प्रेजेंट है, एक के अलावा वो वाली चीज भी फुलफिल हो रही है। देखिए इसकी जो मेन चेन होगी वो ये होगी, तो सारे कार्बन एटम मेन चेन में प्रेजेंट है एक के अलावा, ये भी चीज फुलफिल हो रही है, और ये 2 डिग्री भी है, दिस इज 2 डिग्री ऑल्सो। तो क्या फॉलो करूं मैं, तो ऐसे केसेस में बेटा हमेशा आइसो फॉलो होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आप इसको हमेशा क्या कहते हो, आइसो कहते हो, आप इसको 2 डिग्री नहीं कहते। ऑल्दो आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैम ये तो 2 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप इसको सेकेंडरी नाम नहीं देते अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आप इसको क्या कहते हो, आप इसको आइसो ग्रुप ही कहते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज में अब कंफ्यूजन जो है वो हमारा क्लियर हो गया होगा। तो जैसे कि इसमें कितने कार्बन एटम्स थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम थे। तो अगर मुझे इसका नेमिंग देना होगा तो मैं कैसे दूंगी, आइसो एल्काइल क्लोराइड, क्योंकि जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, राइट। तो आइसो कितना था, 5 कार्बन एटम थे, आइसो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि 5 कार्बन एटम थे। इसके अंदर कितने कार्बन एटम है बेटा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है और नियो ग्रुप है, तो ये मेरा हो जाएगा नियो हेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा सेकेंडरी है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो सेकेंडरी पेंटाइल 1 2 3 4 5, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। और इसका अब आप खुद लिखिए, इसका नेमिंग अब आप खुद दीजिए, बस आगे आपको क्या लगाना है, टर्शरी लगाना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करिए और आपका कॉमन नेम बन गया, ठीक है। तो ये चारों चीज़ों में हमें जनरली कंफ्यूजन रहता है, बट आई होप अब आपको जो है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जो भी मैंने आपको बताया है। तो फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हम इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ पे हमें बेंजीन बनाना है, मतलब हमारा जो वो पैरेंट चेन है वो बेंजीन का है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेंजीन बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे बेंजीन बना लिया। अब बेंजीन में ये लोग क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे तो होना चाहिए ब्रोमो, फोर्थ पोजीशन पे होना चाहिए सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग दी 1 2 3
एंड 4। तो फर्स्ट पोजीशन पे इनको क्या चाहिए, ब्रोमो चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमने फिर ब्रोमो लगा दिया, Br लगा दिया, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पोजीशन पे इनको चाहिए सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये हमारा फोर्थ पोजीशन है। तो फोर्थ पोजीशन पे हम लगा देते हैं, फोर्थ पोजीशन पे हम लगा देते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। अच्छा, अब 2 डिग्री ब्यूटाइल आप कैसे लगाओगे ये भी सोचो। अगर मेरे को 2 डिग्री में ब्यूटाइल लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी, मतलब मेरा ब्यूटाइल ग्रुप होना चाहिए और जहां से कनेक्शन है वो कार्बन कौन सा होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए, सेकेंडरी तभी बनेगा ना। एक तो 4 कार्बन आटम होने चाहिए ब्यूटाइल के लिए, और जहां से अटैचमेंट हो रहा है बेंजीन रिंग का वो क्या होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए। तो बस 4 कार्बन आटम्स तो ऐसे लग गए, 1 2 3 4, और ये मेरा कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन है, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ, दिस इज योर 2 डिग्री कार्बन। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। और सेकेंड पोजीशन पे क्या है बेटा, मिथाइल है। तो सेकेंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल है। यार ये इरेजर बहुत बड़ा है, बहुत दिक्कत हो जाती है, चलो इसके लिए भी कुछ फिगर आउट कर लेंगे। तो सेकेंड पोजीशन पे हमें क्या चाहिए, सेकेंड पोजीशन पे हमें मिथाइल चाहिए। इन्होंने एक्चुअली सब कुछ ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बेटा मिथाइल यानी कि CH3, ठीक है। और ये 3 को मैं हटा देती हूँ, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको हम हटा, ठीक है। सो आई होप सब लोगों को ये वाला नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया हो। तो ये भी एक होमवर्क क्वेश्चन था, ये वाला तो मैंने कल डिस्कस कर दिया था, तो उसको दोबारा नहीं डिस्कस कर रही हूँ, बट हाँ इसमें जो 4 टर्शरी था, 4 टर्शरी था, क्योंकि अभी हमने टर्शरी ग्रुप की बात की है, तो देखिए ये 4th पोजीशन पे हमने टर्शरी ग्रुप लगाया था, देख पा रहे हैं ना, ये 3 डिग्री है। 4th पोजीशन पे देखिए टर्शरी ग्रुप लगाया था, ब्यूटाइल 4 कार्बन, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, लेकिन कनेक्शन किसका होना चाहिए, टर्शरी वाला कनेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट था। अच्छा, और क्या होमवर्क में दिया था हमने, और कुछ दिया था, तो सब समझाया था, ये एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला डन था, है ना, ये वाला तो डन था, ये वाला हो गया था। अच्छा, ये होमवर्क में दिया था कि आपको नाइट्रोबेंजीन के, अच्छा एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम हमें डाइपोल मोमेंट अच्छे से नहीं समझ में आया, तो मैं डाइपोल मोमेंट इसके हिसाब से समझा देती हूँ इस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ध्यान आ गया कि एक बच्चे ने कमेंट किया था। तो देखो डाइपोल मोमेंट का पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, जो मैंने कल भी बताया था, अभी सिर्फ वर्बली बता रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। डाइपोल मोमेंट में सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो ध्यान रखना है, वो है उसकी डायरेक्शन। इट्स ऑल अबाउट द डायरेक्शन, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और डाइपोल मोमेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसकी डायरेक्शन पे ही आते हैं, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है कि नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज़्यादा है कि नहीं है, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ किस पे मैटर करती हैं, डायरेक्शन पे। अगर इफ़ यू नो द डायरेक्शन देन यू विल बी एबल टू डू इट। तो डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, ये हमारी डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की। जैसे कि कल मैंने वो वाला एग्जाम्पल दिया था CBr4, CBr3H, CHBr2, तो उसमें हमें ये देखना था कि हाइड्रोजन और कार्बन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ एरो बन रहा था। अच्छा, कार्बन और ब्रोमीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन से ब्रोमीन की तरफ एरो बन रहा था। इस हिसाब से हमने डाइपोल मोमेंट डिस्कस किया था। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लिख दीजिएगा कमेंट्स में, आई ऑलवेज रीड कमेंट्स, तो मैं आपको वो पर्टिकुलर चीज़, जैसे बच्चे को डाइपोल मोमेंट में दिक्कत थी, वो पर्टिकुलर एंगल या चीज़ मैं आपको डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो 3-क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, तो 3-क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बेटा हम कैसे इसका डाइपोल मोमेंट में कैसे हम अरेंज करेंगे, 3 का मतलब यहाँ पे एक तो ऑर्थो हो गया, एक पैरा हो गया, एक मेटा हो गया ना, तो ये इस हिसाब से होगा बच्चे। जैसे कि पहले मैं ऑर्थो बना देती हूँ, ये हमारा हो गया NO2 ग्रुप नाइट्रो के लिए, और क्लोरो ग्रुप हमने ऑर्थो पे लगा दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑर्थो, ये हमारा हो गया मेटा, ठीक है, और ये हमारा हो गया पैरा।
ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है। अब मुझे इसमें क्या बताना है, डायपोल मोमेंट बताना है। तो डायपोल मोमेंट कैसे बताऊंगी? अच्छा ये बताइए कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन गिविंग है? बताइए। बिल्कुल सही, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अच्छा क्लोरीन का क्या नेचर होता है, विड्रॉइंग है कि एक्सेप्टिंग है? हमने क्लोरीन के बारे में एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी हमने क्लोरीन के बारे में? थोड़ा सा ध्यान दो। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग है? लोन पेयर से अगर रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन देता है, बट इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, राइट? तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अगर हमें डायपोल मोमेंट बताना है तो कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कार्बन और नाइट्रोजन में किस डायरेक्शन में होगी बेटा? अगर कार्बन और नाइट्रोजन को मैं डायपोल मोमेंट में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन में डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी, सब लोग जानते हैं। और कार्बन और क्लोरीन में भी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो क्लोरीन है उसका, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट इज बेटर देन द रेजोनेंस ऑफ क्लोरीन, है ना? ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन का बेटर होता है एज कम्पेयर टू इट्स रेजोनेंस। तो यहाँ पे हम क्लोरीन की अगर बात करें और कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ऐसे नीचे चला जाएगा, और वो नीचे चला गया तो हमारा डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो गया। बात क्लियर है सबको? तो यहाँ पे देखिए डायपोल मोमेंट हमारे कहाँ हो रहे हैं, ओपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। जैसे कि हमने इसमें भी इस तरीके से डिस्कस किया था, लेकिन इसमें क्या था, सेम डायरेक्शन में थी। यहाँ पे क्या है, ओपोजिट डायरेक्शन में। वहां पे बेटा सेम डायरेक्शन में क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे मिथाइल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था और क्लोरीन जो था वो क्या था, -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था। ठीक है, हैलोजेंस में हमें जब भी देखना है, हमें रेजोनेंस नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम क्लोरीन पे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट जब हम क्लोरीन की बात करते हैं या किसी भी हैलोजन की बात करते हैं तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट मानते हैं एज कम्पेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे अगर आप क्लोरीन की रेजोनेंस करा रहे हैं तो रेजोनेंस के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे रेजोनेंस में, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के कौन से पीरियड में होंगे, मतलब कौन से ऑर्बिटल में होंगे? क्लोरीन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है बताइए? 3rd पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में होंगे, 3p ऑर्बिटल में होंगे, है ना? और ये जो कार्बन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसके p ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये कार्बन का ऑर्बिटल कौन सा है, 2p है। तो क्योंकि ये 3p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, तो इनका रेजोनेंस उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसकी रेजोनेंस की बात नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी कि इसका जो -I इफेक्ट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्टिंग इफेक्ट है दैट इज मोर प्रोमिनेंट। ठीक है, तो ये मैंने अभी थोड़ी इधर उधर की बातें आपको बता दी हैं, बट मेरा मकसद बस यही था कि आप ये चीज़ कंफ्यूज ना करें कि क्लोरीन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है एंड ऑल, तो वो नहीं है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे कार्बन से ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और NO2 जो है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो ये देखिए ये बिल्कुल ओपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और क्योंकि ये ओपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो इनका डायपोल मोमेंट मिनिमम हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना कई बच्चे बोलते हैं कि मैम डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, आप मिनिमम क्यों लिख रहे हो, आपको 0 लिखना चाहिए क्योंकि ये तो ओपोजिट डायरेक्शन में हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है, जब ओपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम कहते हैं कि हमारा डायपोल मोमेंट 0 है, लेकिन वो तब जब ये दोनों ग्रुप्स एक जैसे हों। मान लीजिए मैं यहाँ पे भी क्लोरीन लगा देती, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा देती, तो जो ऊपर वेक्टर होता और जो नीचे वेक्टर होता उसका मैग्नीट्यूड सेम होता, मैग्नीट्यूड सेम एंड ओपोजिट डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल एक जैसा और ओपोजिट डायरेक्शन, तो ही कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ही अलग है, यानी कि अगर इसका डायपोल मोमेंट ν1 है तो इसका डायपोल मोमेंट तो ν2 होगा, सेम तो नहीं होगा ना, क्योंकि एटम्स ही अलग अलग है। तो इसलिए आप डायपोल मोमेंट को मिनिमम लिखेंगे, आप डायपोल मोमेंट को 0 नहीं लिखेंगे। कई बार हमसे ये क्या बोलते हैं, छोटी मिस्टेक हो जाती है, बहुत नाइव मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ समझाती चल रही हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका NO2 का तो ऊपर की तरफ जा रहा है डायपोल मोमेंट, और यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, 120 डिग्री पर है बेटा ये दोनों,
120 डिग्री पे कैंसिल कर रहे हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इंटरमीडिएट, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं दोनों के बीच में। और सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इनका होगा, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, दोनों का सेम डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे। और एंगल भी कम हो गया। जैसे आपको डाइपोल मोमेंट निकालते होगे ना, याद है आपको वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो आप निकालते हो फिजिक्स में, कैसे निकालते हो? आप कहते हो ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर प्लस 2 ν1 ν2 कॉस थीटा, याद होगा ना हमें। हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो हमारा हो जाता है ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर प्लस 2 ν1 ν2 कॉस थीटा। ये थीटा जो हमारा एंगल होता है ना, ये दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल बन रहा होता है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये एंगल देखेंगे, ये थीटा एंगल देखेंगे, तो ये हमारा थीटा एंगल यहाँ पे है 60 डिग्री दोनों वेक्टर्स के बीच में। यहाँ पे अगर ये आप अपना एंगल देखेंगे तो ये है 120 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल आप देखेंगे ये है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा एंगल है, और यहाँ पे हमारी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, क्योंकि एंगल छोटा है तो हमारी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सेम डायरेक्शन जा रहा है, डाइपोल मोमेंट हमारे यहाँ पे मैक्सिमम। तो अगर मेरे को इसको ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट में करना है तो मैं कहूँगी कि इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी मॉडरेट है, और उसकी सबसे कम है, ठीक है, उसकी सबसे कम है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो लास्ट क्लास में हमने किया था, तो ये क्या था, इसकी सबसे ज़्यादा थी और उसकी सबसे कम थी, बिकॉज दे वर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे सारा ऐड हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, एंगल कम हो गया तो ये ज़्यादा एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा, क्योंकि ओपोजिट डायरेक्शन में है ना, वो दे रहा है इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ओपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ये ओपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। बात समझ में आ रही है सबको? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कई बार ऐसा हो जाता है कि वो आपको सेम ग्रुप्स भी दे सकता है। मैं आपको सेम ग्रुप करके बताती हूँ, शायद आपको उससे ना बेटर समझ में आ जाए। जैसे मैं डाइक्लोरोबेंजीन ले रही हूँ, 3 डाइक्लोरोबेंजीन, 3 डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें मैं आपको ना पूरा वेक्टर सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आपको मेरी बात थोड़ी कनेक्टिंग लगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिया है, फिर मैंने यहाँ पे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन लिया है, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन लिया है, ठीक है। अब इधर जो है वो वेक्टर्स दोनों सेम है, यानी कि अगर एक न्यू है तो दूसरा भी न्यू है, दोनों एक ν1 है तो दूसरा भी ν1 है, दोनों सेम है। तो अगर हम पहले का रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करें, मान लीजिए इस वाले का, तो यहाँ पे अगर ये भी मेरा इस डायरेक्शन में होगा, अभी मैंने बताया यहाँ पे ये भी इस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन तो दोनों की ये होगी। अब अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगी, रिजल्टेंट वेक्टर, मान लीजिए ये मेरा ν1 है या फिर न्यू है और ये भी मेरा क्या है, न्यू है, तो ये हो जाएगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर प्लस 2 न्यू इंटू न्यू कॉस 60 डिग्री, बिकॉज एंगल क्या हुआ हमारा, 60 डिग्री हुआ। अब हमें पता है बेटा कॉस 60 डिग्री क्या होता है, बोलो। बिल्कुल सही, कॉस 60 डिग्री हमारा होता है 1/2। तो बस हमें 1/2 यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या आया, 3 न्यू स्क्वायर, और इसका आया बेटा रूट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 न्यू। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पहले का डाइपोल मोमेंट निकल गया। और ये भी देखते जाइएगा कि ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और एंगल क्या है, 120 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि ये वाला केस है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन वाला। देख रहे हैं एरोस, देखिए अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पे भी देखिए हमारे अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं।
अभी सेकंड वाला केस कर लीजिए। सेकंड वाला केस में हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये मैं निकाल रही हूँ सेकंड वाले केस के लिए। तो हो जाएगा न्यू स्क्वायर टू न्यू स्क्वायर, न्यू इंटू न्यू को मैं लिख रही हूँ न्यू स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा कॉस क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा 120 डिग्री। थोड़ा सा उसमें इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, कंफ्यूजिंग लगेगा। इसको भी मैं अभी रब कर दे रही हूँ, साइड पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाइपोल मोमेंट निकाल रही हूँ, तो मेरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है न्यू स्क्वायर प्लस 2 न्यू इंटू न्यू कॉस 120 डिग्री। अब हमारा कॉस 120 डिग्री क्या होता है बेटा, अगर कॉस 60 डिग्री हमारा 1/2 होता है तो कॉस 120 क्या होगा, बोलो, बिल्कुल सही, हमारा होगा -1/2। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, -1/2 हो जाएगा। -1/2। अब आप खुद से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। यहाँ पे ये 2 और 2 आपने कैंसिल कर दिया, और ये हमारा हो जाएगा क्या, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर, ठीक है। आप इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए बेटा, और आपका क्या आ जाएगा, न्यू आ गया। अब आप देखिए जो आपकी वैल्यू आई है वो इससे जो है क्या आई है, इस वैल्यू से क्या आई है, छोटी आई है। छोटी आई है कि बड़े आई है, छोटी आई है। ये √3 है, इट वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 1, और ये आपका क्या है, न्यू आया है। सो दिस इज √3 न्यू, तो ये ज़्यादा बड़ा है और ये क्या है हमारा छोटा है। अब हम आ जाते हैं पैरा वाले पे। तो पैरा वाला हमारा क्या आ जाएगा, पैरा वाला कहाँ लिखूँ, यहाँ पे कर दे रही हूँ, थोड़ा यहाँ पे स्पेस क्रंच हो गया है, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगी मेरी बात। ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इससे ना पूरा आपको क्लियर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का। जिस बच्चे ने लिखा था कि मैम हमें थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, तो उनको आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। अभी भी नहीं हुआ है तो आप मुझे बता दीजिएगा। न्यू स्क्वायर प्लस 2 न्यू इंटू न्यू। अच्छा यहाँ पे अब एंगल कौन सा बेटा, यहाँ पे एंगल है आपका 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री क्या होता है बोलो, हम सबको पता है कॉस 180 डिग्री होता है बेटा -1। कॉस 180 डिग्री इज -1। तो ये देखिए आप -1 कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू स्क्वायर, बिकॉज कॉस 180 डिग्री इज -1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी दोनों डायरेक्शन थी वो क्या थी, ओपोजिट थी, ओपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। यहाँ पे आपकी डायपोल मोमेंट आ जाती है। अभी क्लियर हुआ है थोड़ा बहुत। वहां पे मैंने ऐसा कुछ करके क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसमें μ1 μ2 था, उसमें अलग हमारे ग्रुप थे। यहाँ पे तो सेम ग्रुप है, तो आप इजिली एंगल से जज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें समझ में आ गई कि वहां पे √3 न्यू है, यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे 0 है। तो इसका सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट हुआ, फिर इसका कम हुआ, और उसका जो है वो सबसे कम डायपोल मोमेंट हुआ, है ना बेटा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। अब और कोई क्वेश्चन बचा हमारी लास्ट क्लास का? बस आई थिंक यही थे क्वेश्चंस। तो कोई बचा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, तो हम वहीं पे चले जाएंगे। अब हम आ जाते हैं बेटा हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म पे, जो बेसिकली हमारा आज के क्लास का टॉपिक है, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं या फिर हेलो एल्केन हेलो एरीन की बात करूं, तो इस चैप्टर का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म इज बेसिकली द बेस ऑफ टेलिंग यू कि हमारे जो भी प्रिपरेशन होंगे या केमिकल रिएक्शन होंगे वो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि अगर हमें मैकेनिज्म नहीं पता है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। मैं हमेशा बच्चों को ये बताती हूँ, कल कुछ ऐसे बच्चों ने भी कमेंट किया था जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं आकाश में या और इंस्टीट्यूट्स में, तो उन लोगों को भी पता होगा
कि मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि आप लोगों को मैकेनिज्म पता हो। यू शुड नो द मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज ये रटने की चीज़ नहीं है, ये रटने की चीज़ है ही नहीं। अगर आप रट के जाओगे तो आप कितना रटोगे, कितनी चीज़ें हैं हमें जो दिमाग में रखनी है। हमारे पास बायोलॉजी है, बायोलॉजी में तो बहुत सब चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। फिर हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं, हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हमारे पास फिजिक्स के फॉर्मूला है। तो हमारे पास ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ें हैं याद करने को। तो क्यों ना कुछ चीज़ें जो मैकेनिज्म से डील हो सकती हैं या समझ के डील हो सकती है, तो हम उसको याद ना करके समझें। ठीक है, तो अगर आप इसको रटने में लगोगे ना, तो आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट यू विल फेल। ये वाली चीज़ में आप फेल हो जाओगे कि रटा तो मैंने सब कुछ था, बट एग्जाम से एक दिन पहले मुझे याद नहीं आ रहा, और फिर वो आप पैनिक अटैक हो जाता है। ये होता है बहुत बच्चों के साथ, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना एग्ज़ाम से एक दिन पहले मुझे फ़ोन करते हैं, एक रात पहले फ़ोन करते हैं कि मैम वी आर गेटिंग कोल्ड फीट, हमें पैनिक हो रहा है कि हमें तो हमने इतने सारे रिएक्शन याद किए थे, बट अब तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, कन्वर्जन ही नहीं हो रहा। वो बात यही थी कि आपने उसका मैकेनिज्म कभी समझा ही नहीं। आपने हमेशा क्या किया कि उसको रटने की कोशिश किया। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये रटने की चीज़ नहीं है। जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको ये मेरा डायलॉग हमेशा याद होगा कि मैं कहती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ लाइक मैथ्स। जैसे मैथ्स को आप रट नहीं सकते ना, वैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं रट सकते। जैसे मैथ्स को अगर आप 1 महीना 2 महीना हाथ ना लगाओ, उसको रिवाइज ना करो, तो वो चीज़ आपकी ज़ीरो हो जाएगी। मैथ्स नीड डेली रिवीजन, डेली सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस। उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है कि आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको मैकेनिज्म को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अपनी जारी रखनी पड़ेगी। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 15 दिन 20 दिन 1 महीना अनटच छोड़ दिया ना, तो फिर वो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ लाइक मैथ्स। ठीक है, उसमें आप जैसे मैथ्स में हम फॉर्मूला रट लेते हैं तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आपने इसमें भी मैकेनिज्म रट लिया, अगर आपने रिएक्शन रट लिया और मैकेनिज्म नहीं समझा, तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन तो हमेशा ही एप्लीकेशन से आते हैं, क्वेश्चन रटे हुए से कभी आते ही नहीं है। तो मैं आपको कहीं से भी डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक सच्चाई बता रही हूँ। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है कि हम किसी को सही टाइम पे सच्चाई से हर्ट करें, ना कि हम उसको झूठ बता के उसको प्लीज़ करें। अगर सही टाइम पे मैंने आपको सच्चाई बता के थोड़ा सा हर्ट भी किया है कि अरे हमें तो मैकेनिज्म करना पड़ेगा, सो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर आप वो करोगे तो यू विल डेफिनेटली एक्सेल। ठीक है ना। ये इतना बड़ा लेक्चर मैं इसलिए दे रही हूँ ये स्टार्ट कराने से पहले, बिकॉज ये बेसिक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर SN1 SN2 E1 E2 E1 CB SNI ये सब चीज़ें आप नहीं समझे तो आगे आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इतना बड़ा लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले तो हमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़ने हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होते हैं मैं आपको जीरो से बताऊंगी। दूसरी चीज़, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म ना रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत सारे तरीके से होते हैं। जैसे SN1 होता है, SN2 होता है, SNI होता है, SNAR होता है। इसमें जो बेसिक हमें 2 पढ़ने हैं आज, वो है SN1 एंड SN2। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कितना कंप्लीट हो जाता है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो मैं SN2 से स्टार्ट करूँगी, आपको उसका मैकेनिज्म, उसका रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिफर्स, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, वो सब मैं पहले SN2 में बताऊंगी एंड देन विल प्रोसीड टू SN1। SN2 पहले क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू अंडरस्टैंड देन SN1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो जो हमारे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं बेटा, इसमें सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। बेसिक वर्ड्स यही है, सब्स्टिट्यूशन क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो देखो, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करती हूँ, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल बेटा हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप जो पॉजिटिव चार्ज को प्यार करता है, जो पॉजिटिव चार्ज को लव करता है, न्यूक्लियोफाइल। और अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है, तो उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी है, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स
तो उसके पास खुद के पास क्या होने ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी हैं, या फिर आप कह लो उसके पास लोन पेयर होने ज़रूरी हैं, या फिर आप कह लो उसके पास नेगेटिव चार्ज होना ज़रूरी है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज which is electron rich species, and it is attracted towards positive charge, towards पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ये लिखिए पहले। ठीक है, दिस इज डन। तो हम क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिस स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर उसके पास लोन पेयर हो सकता है, और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव, फाइल मीन्स अट्रैक्टिंग, तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे बेटा, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स देखूँ तो इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाएंगे जैसे कि अगर मैं कहूँ H2O वाटर, तो वाटर के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, बिकॉज इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर उसी तरीके से मैं बात करती हूँ NH3 की, अमोनिया की, तो अमोनिया भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है बेटा, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मैं H2O का कॉन्जुगेट बेस बनाती हूँ, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, अगर मैं किसी एसिड से H+ आयन निकाल दूं तो जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट बेस। तो H2O के H+ अगर मैं निकालूंगी तो क्या बनेगा, हमारे पास OH- बनेगा। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, अगर मैंने किसी एसिड से H+ आयन निकाल दिया, तो अगर H2O एक एसिड है, इससे मैं H+ आयन निकालूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, OH- आयन, इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया OH- आयन। तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, बिकॉज इट इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से NH3 से H+ आयन निकालिए तो हमारा क्या बना, NH2- आयन, दिस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एक न्यूक्लियोफाइल। तो दीज 4 एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे इथेनॉल भी लिख सकते हो, इथेनॉल इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। इथेनॉल को या तो ETOH लिख लो या C2H5OH लिख लो, आपके ऊपर है, दोनों चीजें वैलिड है ना। तो ये जैसे इथेनॉल है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए न्यूक्लियोफाइल के, एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब हमें न्यूक्लियोफाइल बेटा समझ में आ गया है। अब आ जाती है दूसरी चीज मेरी, क्या, सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन बेसिकली होता है कि जब मैंने किसी एक चीज को दूसरी चीज से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज मैं एब्सेंट हूँ और पढ़ाना है आपको, तो कोई और टीचर ने मुझे सब्स्टिट्यूट कर दिया जो आज एब्सेंट नहीं है, जो वर्किंग में है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक चीज को हमने दूसरी चीज से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, या फिर हमने उसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं उसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ जल्दी से। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, when substitution, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि when one group is replaced or substituted by another group, when one group, अच्छा ये जो ग्रुप है जो रिप्लेस होता है ना, इसको हम लीविंग ग्रुप भी कहते हैं। तो मैं ब्रैकेट में लीविंग ग्रुप लिख दे रही हूँ, मतलब अगर मैं आज एब्सेंट हूं तो मैं हो गई लीविंग ग्रुप, कि मैं लीव पे चली गई। ठीक है, और जो मुझे सब्स्टिट्यूट करेगा वो लीविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप इज द वन जो लीव कर जाता है, जो चला जाता है। सो व्हेन वन ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द अदर ग्रुप, इज सब्स्टिट्यूटेड या फिर रिप्लेस्ड, सब्स्टिट्यूटेड या फिर कह दो रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप,
ये अनदर ग्रुप जो होता है ये हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल। ये जो हमारा ग्रुप आता है ना दूसरा वाला जो सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब जो नए टीचर आएंगे वो हमारा हो जाएंगे न्यूक्लियोफाइल। हमारे जो नए टीचर आएंगे वो हो जाएंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और जो मैं लीव कर गई वो कौन हो जाऊंगी, मैं लीविंग ग्रुप हो जाऊंगी। तो जब एक लीविंग ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। दोनों वर्ड समझ में आ गए बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है। इसका मैं एक स्केलेटन रिएक्शन बना के दिखा देती हूँ कि हाउ द स्केलेटन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक सेकेंड, नया पेज ले लेते हैं। तो इसका स्केलेटन रिएक्शन कैसे हो जाएगा, देखिए स्केलेटन रिएक्शन, स्केलेटन रिएक्शन। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये एक पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड है, ये एक पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड है RX। इसमें R जो है ये मेरा एल्काइल ग्रुप है। आप सब लोग जानते हैं R क्या होता है, R इज माई एल्काइल ग्रुप, और X मेरा क्या है, X मेरा लीविंग ग्रुप है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, R इज माई एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप भी हो सकता है, बट अभी मैं इधर सिर्फ एल्काइल ग्रुप लिख रही हूँ, हैविंग फॉर्मूला ऑफ CnH2n+1। और X जो है दैट इज माई लीविंग ग्रुप, बेसिकली मेरा हैलाइड आयन है, हैलोजन एटम है, विच इज माई लीविंग ग्रुप, विच इज अ लीविंग ग्रुप, ठीक है। क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो ये मेरा क्या हो गया, लीविंग ग्रुप हो गया। अब इसके पास कौन आएगा बेटा, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आएगा एक न्यूक्लियोफाइल। कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम मेंशन करते हैं एज दिस Nu-, ठीक है। Nu- को हम क्या लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई दिस इज माई न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल आया, और इस न्यूक्लियोफाइल ने इस X को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो जब इस न्यूक्लियोफाइल ने इस X को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, देखिए तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये देखिए, ये हमारा बनेगा R तो एज इट इज रहा, और यहाँ पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल X की जगह पे, और हमारा X जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा, तो वो एज अ लीविंग ग्रुप बाहर निकला है एज X-, ठीक है। अगर जैसे कि मेरा Cl है तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि Cl एटम की तरीके से बाहर निकल जाएगा, Cl एटम तो स्टेबल नहीं है ऐसा, तो वो किसकी तरीके से बाहर निकलेगा, Cl- की तरह। जैसे F को बाहर निकलना है तो वो किसकी तरफ से बाहर निकलेगा, F- की तरीके से, ऐसा थोड़ी फ्लोरीन की तरीके से बाहर निकल जाएगा, वो नहीं है। तो ये मेरा हो जाएगा फिर प्रोडक्ट, ये मेरा हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट, और वो जो मेरा हैलाइड आयन है वो बाहर निकला है, जो मेरा लीविंग ग्रुप है वो बाहर निकल गया, दिस इज माय हैलाइड आयन। ये एक स्केलेटन रिएक्शन मैंने आपको दिखा दिया कि ये ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे होता है कि भाई मेरे पास एल्काइल हैलाइड होगा, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और मेरा प्रोडक्ट जो है वो बच जाएगा। दिस इज हाउ एग्जैक्टली द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब ये वाला जो रिएक्शन है हमारा, ये जो स्केलेटन रिएक्शन मैंने आपको बताया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया, ये ना काफी तरीके से हो सकता है, इसमें मैकेनिज्म अलग अलग हो सकते हैं, बेसिक रिएक्शन यही रहेगा, बट किस तरीके से हो रहा है ये तो हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना कि हाँ जी ये हो गया, बट इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये इसके अंदर क्या हुआ है, व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट इज फॉलोड, वो बहुत सारे मैकेनिज्म पॉसिबल है। जैसे कि SN1 पॉसिबल है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, SN2 पॉसिबल है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर, जो हम आज पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। फिर SNI पॉसिबल है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिक्यूलर, SNAR पॉसिबल है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक। तो बहुत सारे तरीके के मैकेनिज्म्स जो हैं हमारे पॉसिबल होते हैं कि इसके अंदर की खिचड़ी क्या पक रही है, ठीक है।
आज वैसे हमें दो बेसिक मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं, SN1 एंड SN2, लेकिन आज हम जिस पे फोकस करेंगे दैट वुड बी SN2। सबसे पहले मैं SN2 पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो जो पॉसिबल मैकेनिज्म्स है वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख दे रही हूँ, या फिर नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। तो द पॉसिबल मैकेनिज्म्स आर possible mechanism for this reaction, possible mechanisms are, जैसे मैंने आपको बताया हमें अभी SN2 और SN1 ही पढ़ना है। मैकेनिज्म्स तो बहुत सारे पॉसिबल है, SN1 पॉसिबल है, SN1 पॉसिबल है, SN2 पॉसिबल है, SNI पॉसिबल है, SNAR पॉसिबल है, बट अभी हमें किस पे फोकस करना है, SN1 पे, ये बेसिक मैकेनिज्म्स, और SN2 पे, ठीक है। तो SN1 की फुल फॉर्म क्या होती है जरा लिख लेते हैं। SN1 है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ठीक है। ये हमारा होता है SN1। और SN2 क्या होता है बेटा? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन को मैं SUBN ऐसे लिखती हूँ तो समझ जाना, दिस इज अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग इट। न्यूक्लियोफिलिक को भी मैं NU माइनस लिख देती हूँ कभी कभी। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, 2 से मतलब है हमारा बायोमोलिकुलर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि अंतर क्या है इसमें, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों हैं तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ही, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि एक जगह पे मैं यूनिमोलिकुलर लिख रही हूँ, एक जगह पे बायोमोलिकुलर लिख रही हूँ। अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स से बेटा? हमने क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, क्लास 12 में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है। तो उसमें कुछ टर्म थी जिसको अगर आपको याद हो तो हम उसको कहते थे मॉलिक्यूलैरिटी। पता नहीं कितने बच्चों को याद है, बट आई थिंक काफियों को याद होगी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती थी? मॉलिक्यूलैरिटी कि हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है या फिर जो हमारे डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, यही होती है ना मॉलिक्यूलैरिटी। कि भाई मेरा कोई रिएक्शन है या फिर मेरा कोई स्टेप है, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसमें एक पर्टिकुलर स्टेप है, मुझे उसकी मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी कि भाई कोई भी जो मेरा स्टेप है या कोई भी जो मेरा रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट है वो कितने मोल्स कंबाइन किए, वो कितने मोल, जैसे 1 मोल प्लस 2 मोल, 1 मोल ए के 2 मोल बी के, तो 1 + 2 करके 3 हो जाता था, वो मॉलिक्यूलैरिटी इज 3। तो मेरे एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं उसको मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कह रही हूँ कि दिस इज यूनिमोलिकुलर, इसको मैं कह रही हूँ बायोमोलिकुलर। यानी कि इस केस में जो मेरी मॉलिक्यूलैरिटी है, इस केस में जो मेरी मॉलिक्यूलैरिटी है वो क्या है? 1 है। मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जो मेरी मॉलिक्यूलैरिटी है वो क्या है? 2 है। मॉलिक्यूलैरिटी वो है बेटा 2। अब देखिए कितने अजीब सी बात है कि दोनों बिल्कुल अलग मैकेनिज्म्स बन गए, सिर्फ किस बेसिस पे? मॉलिक्यूलैरिटी के बेसिस पे। कि दोनों में क्या डिफरेंस है? सब कुछ तो सेम है, क्या डिफरेंस है? बस मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस है। और ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं मैकेनिज्म चेंज होगा दोनों का, क्योंकि मैकेनिज्म में ही तो आपके स्टेप्स होंगे और स्टेप से ही तो मॉलिक्यूलैरिटी निकलती है। तो बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो है मेरा यूनिमोलिकुलर है और ये क्या है बेटा? मेरा बायोमोलिकुलर है। तो सबसे पहले हम अपनी फोकस किस पे रहेंगे? इस पे, SN2 पे रखेंगे सबसे पहले फोकस। थोड़ा इजी है, इजी तो खैर SN1 भी है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा इजी है ना। तो सबसे पहले SN2 के बारे में बात करते हैं। तो ओके, सो लेट्स कम टू SN2 मैकेनिज्म। सो SN2 मैकेनिज्म क्या रहता है? देखिए इसका सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म डिस्कस कर देती हूँ। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ SN2? क्योंकि सब कुछ जो है वो इसी में ही है, मैकेनिज्म में ही। अगर हमें मैकेनिज्म समझ में आता है तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। कहाँ गया? यस, सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो इसके मैकेनिज्म में होता क्या है? मोटा मोटा तो वही रहेगा, ओवरऑल रिएक्शन हमारा वही रहेगा, लेकिन मैकेनिज्म में क्या होगा कि मेरे पास जैसे कि
मान लो कि मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, मैं बेंज डैश में बना रही हूँ कार्बन को, एल्काइल हैलाइड को बेंज डैश में बना रही हूँ क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसलिए बेंज डैश स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं बता देती हूँ कि वेज जो कि मोटा बॉन्ड होता है, मतलब कि वो हमारे पास है, जो मोटा बॉन्ड है। जो डैश वाला बॉन्ड है, जो डॉटेड बॉन्ड है, वो हमसे दूर है। और बाकी जो मैं सिंपल बॉन्ड्स बनाऊंगी, जो नॉर्मल बॉन्ड्स बनाऊंगी, यानी कि वो प्लेन में है। तो 2 बॉन्ड रहते हैं बेटा प्लेन में, एक बॉन्ड रहता है हमसे दूर और एक बॉन्ड रहता है हमारे पास। पास वाला कौन सा है? जो अच्छे से दिख रहा है, जो मोटा है। और दूर वाला कौन सा है? जो डॉटेड दिख रहा है। दूर वाली चीज हमें सही से नहीं दिखती, तो जो डॉटेड है वो दूर वाला है, मोटा वाला पास वाला है, बाकी जो तो सिंपल है वो प्लेन में है। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म है। इसमें मैं आपको पहले एक एल्काइल हैलाइड बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा एल्काइल हैलाइड बनेगा। यहाँ पे मैंने ये एक बॉन्ड लगाया, ये प्लेन वाला, ये दूसरा मैंने प्लेन वाला बॉन्ड लगाया। अच्छा, अब एक बॉन्ड जो है वो मुझे थोड़ा सा मोटा वाला दिखाना पड़ेगा, तो जो मोटा वाला बॉन्ड है वो मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। और एक बॉन्ड जो है वो मुझे डॉटेड दिखाना पड़ेगा, और डॉटेड बॉन्ड जो है वो मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, डॉटेड बॉन्ड में यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है। अब इसमें मैं सब्स्टिट्यूएंट्स रखूंगी। कैसे सब्स्टिट्यूएंट्स रखूंगी? देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मैंने रखा हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने रखा CH3, या फिर ऐसा करिए, यहाँ पे आपने रखा CH3, यहाँ पे आपने रखा मान लीजिए ड्यूटीरियम, यहाँ पे आपने रखा हाइड्रोजन। कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जैसे मन कर रहा है मैं वो रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? यहाँ पे मैंने रख दिया क्लोरीन। ठीक है, ये मेरा एक मॉलिक्यूल बन गया, ये मेरा एक एल्काइल हैलाइड बन गया। अब मुझे क्या चाहिए कि ये क्लोरीन जो है इसको मुझे रिप्लेस कराना है, इस क्लोरीन को मुझे हटाना है। और इस क्लोरीन को मुझे किससे हटाना है? मुझे हटाना है एक लीविंग ग्रुप से। ये क्लोरीन तो मेरा लीविंग ग्रुप हो गया, मुझे किससे हटाना है? एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से। तो मेरा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है? वो यहाँ से आता है, ये न्यूक्लियोफाइल। मान लीजिए मेरा Br- जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो ये Br- न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? वो इसके एग्जैक्ट बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड मतलब इसके 180 डिग्री से, इसके पीछे से अटैक करेगा, इसके पीछे से इधर इस तरीके से अटैक करेगा। देखिए, ये देखिए, ये अटैक हो रहा है हमारा इस कार्बन पे, और लीविंग ग्रुप से बिल्कुल पीछे से अटैक किया तो ये लीविंग ग्रुप हमारा निकल जाएगा इस तरीके से। ये होता है हमारा SN2 मैकेनिज्म। Br- ने पीछे से अटैक किया, लीविंग ग्रुप निकला। अच्छा, अब इसके बीच में भी तो कोई चीज होगी, इसके बीच में एक स्टेट बनती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब तो समझते हो ना आप कि, एक सेकेंड, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि भाई जो मेरा जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें ट्रांजिशन किस हिसाब से हो रहा है, मतलब किस हिसाब की, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो होती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एक एक्चुअल स्टेट नहीं होती है, वो बस हम बनाने के लिए बना देते हैं। जैसे आपने जो इंटरमीडिएट्स पढ़े हैं, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, 11वीं में जो पढ़े थे, तो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बट एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करके खत्म हो जाते हैं बिकॉज अनस्टेबल होते हैं। बट अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनती है। रिएक्टेंट अगर कोई सिंगल स्टेप है, कोई इंटरमीडिएट नहीं भी बन रहा है, सॉरी कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं भी बन रहा है, तो दोनों के बीच में कुछ तो हो रहा होगा भाई। अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो बीच में कोई ट्रांजिशन तो हुई होगी, बीच में कोई ट्रांजिशन तो हुई होगी, तो वही स्टेट होती है आपकी इंटरमीडिएट, वही आपकी स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट, वही आपकी स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट वाली। मतलब कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, और ये ना एक्चुअली में एग्जिस्ट करती नहीं, इसको हम ऐसे हैश से दिखाते हैं, ये एक्चुअली में कभी एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी कोई रियल लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ एक ये दिखाने के लिए है कि हाँ जी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए तो बीच में ये बना, इसको कोई रियल लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे इंटरमीडिएट तो रियल लाइफ एग्जिस्टेंस है उनका, वो एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि अनस्टेबल होते हैं क्योंकि चार्ज होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, बट ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तभी है ना हम इसको ऐसे हैश से दिखाते हैं कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बस बताने के लिए बता रहे हैं कि हाँ यहाँ से वहाँ गए तो बीच में ये बना। ठीक है ना, बात समझ रहे होगे मेरी। तो इंटरमीडिएट देखिए इसमें क्या बनेगा, इंटरमीडिएट देखिए इस तरीके से बनेगा हमारा,
ये हमारा है कार्बन। अब ये जो तीनों बॉन्ड है बेटा ये आएंगे प्लेन में। अभी इस चीज को और अच्छे से समझा दूंगी। ये तीनों बॉन्ड हमारे आएंगे प्लेन में इस तरीके से, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। यहां से मेरा जो है ब्रोमीन Br माइनस आयन अटैक कर रहा है और यहाँ से मेरा Cl माइनस आयन क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। ये मतलब ये है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है बीच में कि कौन आया कौन गया, उसके बीच में क्या हुआ वो सब हमें ये बताया जा रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई Cl तो गया अपना पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेकर, Br आया अपना पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेकर। मैम यहाँ पे हम पार्शियल नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, पूरा नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि Br के पास तो पूरा नेगेटिव है। Cl भी जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो ना यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये लेकर जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स तो लेकर जाएगा ना। Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि एक तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन वो लेकर जा रहा है, एक सामने वाले का भी ले जा रहा है। अगर आप इस बॉन्ड में देखोगे तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो Cl के खुद के है, Cl में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, तो ये देखे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद के हैं। जब ये जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये सामने वाले का भी इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इसलिए Cl नेगेटिव, यानी कि Cl के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो है ही और ये सामने वाले के इलेक्ट्रॉन भी लेकर गया है, तो Cl नेगेटिव। तो दोनों, ये Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, Br माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, एक ही नेगेटिव रह रहा है ना। ओवरऑल स्ट्रक्चर में हम ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे भी नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव, अगर यहाँ पे भी नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव लिखोगे तो फिर तो 2 नेगेटिव हो गया, वो नहीं है। तो हम बस दिखा रहे हैं कि Br जो है अपना पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहा है, मतलब हम दिखा रहे हैं कि Br अपना नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहा है, क्लोरीन अपना नेगेटिव चार्ज लेकर जा रहा है, और ये मेरा एक ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं इस तरीके से। इसमें एक मानने वाली बात और है कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बेटा चेंज हो रहा है, मतलब कि अगर मैं इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखूंगी तो दिस कार्बन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। देखो हाथ से भी लिखा जाता है, हाथ से लिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है sp3, क्योंकि ये मैंने आपको बताया वेज डैश स्ट्रक्चर है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो दिस वुड बी sp2, क्योंकि ये प्लेनर हो गया, ये आपको मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्लेनर। ये एक प्लेन में हो गया, ये प्लेनर नहीं था, ये क्या था आपका 3D था, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो आप 3D से कहाँ चले गए, प्लेनर पे चले गए। खैर ये 3D प्लेनर में नहीं लिख दे रही हूँ, मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया, ये sp3 से sp2। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया बताइए हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज हो रहा है। अब आगे आ जाते हैं, अब तो हमें कुछ खास काम नहीं करना, अब हमें सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे वो इस तरीके से कि हमारा ये कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आया ब्रोमीन, पीछे से अटैक किया है, तो यहाँ पे हमारा आया ब्रोमीन, ये देखिए ये ब्लू कलर से है, तो ये हमारा आ गया बेटा ब्रोमीन। और हमारा ये जो तीनों बॉन्ड्स थे वो फिर दूसरी साइड शिफ्ट हो गए, ये वाला जो बॉन्ड था CH3 का यहाँ शिफ्ट हुआ, ये जो D वाला बॉन्ड था, जो मोटा वाला बॉन्ड था, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ। मतलब ये पूरा, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, यहाँ पे इन्वर्ट हो गया। अभी मैं बताती हूँ आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब रहता है। ये हमारा आया बेटा CH3, यहाँ पे हमारा आया D, यहाँ पे हमारा आ गया H, और यहाँ पे हमारा कौन आ गया, Br माइनस। तो ये मेरा ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाता है। ये मेरा ओवरऑल क्या बन जाता है बेटा, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। तो ये मेरा SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। क्या मैं कह रही हूं कि यहाँ पे ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप को Lg लिख रही हूँ। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को लिख रही हूँ N2 माइनस। इसने क्या किया, बैक साइड अटैक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड अटैक
ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट पे क्या हुआ है, बैक साइड अटैक हुआ है, और क्योंकि रिएक्टेंट पे बैक साइड अटैक हुआ है तो हमारा पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट बना है ये तो हमारी होगी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट अगर आपका मन करे तो यहाँ पे ये हैश लगा लेना, ये बताता है कि भाई ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये हमारा बना है बेटा प्रोडक्ट, और आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैम इसका क्या मतलब है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि अगर मैं अपना एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर और एस, याद होगा तुम लोगों को, क्लास 11 में पढ़ा था, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताऊंगी। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं तो अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा आर से तो मैं लैंड करूंगी एस पे, और अगर मैं एस से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं आर पे लैंड करूंगी। देखो ये पूरे के पूरे सारे के सारे ये CH3DH ये सारे के सारे उलट गए। इसको बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। जैसे अम्ब्रेला उलट जाती है ना, बहुत ज़्यादा अगर विंड आ गई तो क्या हो जाता है, वो बड़ा फनी सिचुएशन हो जाती है, पूरी उलट जाती है। तो ऐसे अम्ब्रेला की तरह ये पूरा उलट गया। ये अगर अम्ब्रेला है तो ये दूसरी तरफ खुल गया, और इसको एक और नाम देते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन का मतलब क्या होता है, साइंटिस्ट का नाम है, मतलब नहीं होता है, साइंटिस्ट का नाम है वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, तो वॉल्डन इन्वर्जन या फिर आपका ये वाला SN2 ये अम्ब्रेला इन्वर्जन, ये क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन यानी कि जिसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच हो, ये मेरा कायरल कार्बन है। तो अगर मेरे पास कोई कायरल कार्बन है और उसमें मैं SN2 रिएक्शन करा रही हूँ तो मेरे पास जो है अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाएगा या वॉल्डन इन्वर्जन हो जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन, या फिर वॉल्डन इन्वर्जन ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, वैसे मैं आपको जब स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी डिस्कस करूंगी तो मैं आपको दोबारा से ये चीज़ लिखवा दूंगी पूरे वर्ड्स में, बट अभी मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, इस तरीके से चीज़ें हो रही है। अच्छा, ये ना एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये बहुत काम की बात है कि इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, कि ये एक ही स्टेप में हो रहा है, और क्योंकि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है इसलिए यही इसका माता पिता, क्या बोलते हैं, सखी दोस्त, सब यही है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है। तो जो भी हम इसके काइनेटिक्स की बात करेंगे वो इसी रिएक्शन के हिसाब से बात करेंगे। दिस इज माई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और आई कैन से दैट दिस इज माई स्लोवेस्ट स्टेप, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्लोवेस्ट स्टेप। इसी से ही मुझे सब कुछ पता चलेगा, यही मेरा स्टेप जो है वो ओवरऑल सब कुछ है। मैंने क्या किया, अपने रिएक्टेंट से स्टार्ट किया, मैं प्रोडक्ट में गई, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है, दिस इज माय रेट डिटरमाइनिंग और स्लोवेस्ट स्टेप, तो सब कुछ अब इसी के हिसाब से होगा। मैम अगर यही रेट डिटरमाइनिंग और स्लोवेस्ट स्टेप है तो क्या हम यहीं से इसकी मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी तो उसी से निकलता था जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता था, वहीं से तो निकलता था। तो ये मेरा सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी तो यहीं से निकलेगा। तो क्या होगा मैम इसका ऑर्डर? तो बेटा इसका ऑर्डर बड़ा सिंपल है, अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मैं इसका कैसे लिखूंगी, RxN इज रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। अब ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसके हिसाब से क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। अगर मेरा सिंगल स्टेप रिएक्शन होता था तो ऑर्डर जो होता था वो उसका क्या हो जाता था, जो भी उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ऑर्डर इज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता था वही उसका क्या हो जाता था, ऑर्डर हो जाता था। सिंगल स्टेप रिएक्शन में स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू द ऑर्डर। तो अगर मैं Br माइनस के हिसाब से देखूं तो Br माइनस के हिसाब से इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया,
और अगर मैं अपना रिएक्टेंट के हिसाब से देखूं तो रिएक्टेंट के हिसाब से भी इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि दोनों के हिसाब से ही रिएक्टेंट को मैंने R मेंशन किया है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा रिएक्टेंट और Br माइनस दोनों के हिसाब से ही मेरा ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा बेटा, 1 + 1, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या आएगा, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। कैसा 1 लिख रहा है भाई, ऐसे लिख देती हूँ, 1 + 1 विच इज इक्वल टू, तो मेरा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 हो गया। दोबारा बताऊं कि भाई अगर मैं सिंगल स्टेप रिएक्शन की बात करती थी तो मैं ऑर्डर कैसे निकालती थी कि जो भी मेरे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते थे उनका जो भी मेरे रिएक्टेंट होते थे उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो वही मेरा क्या हो गया बेटा, ऑर्डर हो गया। ओवरऑल ऑर्डर वुड बी इक्वल टू 1 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। मैम ऑर्डर तक तो समझ में आ गया, बट व्हाट अबाउट बायमोलिक्यूलर, आपने कहा था कि ये 2 का मतलब है बायमोलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालेंगे, आपने तो कहा था इसका मतलब है बायमोलिक्यूलर, हमें मैकेनिज्म भी समझ में आ गया, हमें ऑर्डर भी समझ में आ गया, बट ये बायमोलिक्यूलर का क्या मतलब है। तो देखो हमें ये पता है, हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि अगर हमारा रिएक्शन सिंगल स्टेप होता है तो उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, जो ऑर्डर होता है वही क्या होती है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी होती है। तो अगर इसका ऑर्डर 2 है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी, 2 होगी। मैं ना एक्चुअली ये रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट ना नेक्स्ट बोर्ड पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्लमजी लग रहा है, लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। सबसे पहले ऑर्डर लिखती हूँ फिर मॉलिक्यूलरिटी लिखती हूँ, तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये मेरा हो जाएगा, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो है वो इस तरीके से है, दैट इज इक्वल टू K, जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है उसके हिसाब से 1 है, उसके हिसाब से ऑर्डर क्या है, 1 है, और जो मेरा रिएक्टेंट है उसके हिसाब से भी ऑर्डर क्या है, 1 है। तो मेरा ओवरऑल ऑर्डर हो गया बेटा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरा हुआ 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, और क्योंकि ये सिंगल स्टेप है तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर एक दूसरे के क्या रहता है, बराबर रहता है। सो फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। So for single step reactions, order is equal to molecularity, ऑर्डर मेरा मॉलिक्यूलरिटी के बराबर रहता है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगी, तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि ये मेरा ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी होके क्या हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया 2। तो दिस इज अ मॉलिक्यूलरिटी 2 का मतलब क्या है कि दिस इज अ बायमोलिक्यूलर रिएक्शन, देयरफॉर SN2 इज बायमोलिक्यूलर। ठीक है बेटा जी, इतनी बात हम सबको समझ में आती है कि हमारा SN2 क्यों है बायमोलिक्यूलर, हम क्यों लिखते हैं SN2 इज बायमोलिक्यूलर, ये रीजन है उसके पीछे। ठीक है, चलो ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं जो स्टीरियो केमिस्ट्री की तुम्हें बात बता रही थी लास्ट बोर्ड पे कि भाई हमारा स्टीरियो जो है इसमें इन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अगर मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ तो जो मेरा प्रोडक्ट होगा उसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीजें हैं वो कहाँ चली जाएंगी, राइट हैंड साइड पे। इसको हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन, राइट। अब
जो इन्वर्जन हो रहा है वो मुझे पता कैसे चलेगा? तो मैंने तुम्हें बता तो दिया था कि भाई तुमने जो RS नॉमेनक्लेचर पढ़ा है या फिर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो तुमने पढ़ी है क्लास 11th में, बट मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को अभी नहीं ध्यान होगा कि हमने RS कैसे पढ़ा था और क्या था। तो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे या फिर हाँ नेक्स्ट बोर्ड पे, इसमें थोड़ा क्लमजी हो जाएगा, नेक्स्ट बोर्ड पे जो है मैं आपको RS बता रही हूँ कि किस तरीके से ये RS में या SR में चेंज होता है ना। तो ये देख लीजिए स्टीरियो केमिस्ट्री में, तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2। तो SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है ऑफ SN2? स्टीरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। That backside attack of the nucleophile takes place and therefore inversion of configuration happen. Backside attack of nucleophile take place. Backside attack of nucleophile therefore inversion of configuration, जिसको हमने वॉल्डन इन्वर्जन कहा था, इन्वर्जन ऑफ। अच्छा इसमें ना एक चीज मैं आपको और बता दूं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि देखो अगर तो आपके पास जो कार्बन आपका प्रेजेंट है वो कायरल है, जैसे यहाँ पे आपके पास जो कार्बन प्रेजेंट था वो क्या था? कायरल था, ये वाला, ये कायरल कार्बन था। तो कायरल कार्बन पे R से S, S से R में चले जाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। मैम अगर ये मेरे पास कायरल ना हो तो क्या तब भी इन्वर्जन होगा? इन्वर्जन होगा, क्योंकि आपकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो तो चेंज होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आपके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जिस तरीके से एटम्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन भी लगा देती तो वो 3 हाइड्रोजन पहले लेफ्ट हैंड साइड पे थे और वो 3 हाइड्रोजन फिर राइट हैंड साइड पे चले जाते। तो चेंज तो हो रहा है, बट उसको वॉल्डन इन्वर्जन नहीं कहते। चेंज तो वहां पे भी हो रहा है, लेकिन आप उसको वॉल्डन इन्वर्जन नहीं कहते, क्योंकि वॉल्डन इन्वर्जन इज स्पेसिफिकली कि अगर आपके पास कायरल कार्बन है, कि अगर आप R से S में जा रहे हो या S से R में जा रहे हो, दैट इज वॉल्डन इन्वर्जन। अगर आपके पास कायरल कार्बन ही नहीं है तो आप कहोगे हाँ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज हो रहा है, उसको आप इन्वर्जन भी मत कहो, उसको आप ये कहो कि 3 डायमेंशनल एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो रहा है, बट इट इज बिकॉज इट इज नॉट कायरल, सो वी आर नॉट मूविंग फ्रॉम R to S और S to R, so it is not Walden inversion, but definitely the arrangement of atoms are changing। पहले तीनों हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे थे, अब तीनों हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैंने अभी आपको ये क्लियर कर दिया कि वॉल्डन इन्वर्जन एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए R से S वाली चीज कैसे मैं आपको बता रही हूँ। R से S वाली चीज इस तरीके से होती है, ये हमारे पास ये कार्बन है, यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाया था शायद क्लोरीन, यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे मैंने बनाया था CH3, यहाँ पे मैंने एक डार्क लाइन पे बनाया था याद नहीं है, शायद ड्यूटेरियम बनाया था, और फिर मैंने डॉटेड लाइन पे आपके लिए बनाया था हाइड्रोजन, है ना, इसी तरीके से बनाया था। और जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा था वो कैसे बन रहा था? वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा था इन प्रेजेंस ऑफ Br माइनस आयन। बैक साइड अटैक हो रहा था Br माइनस आयन का, या मैं दूसरी साइड पे दिखा देती हूँ। Br माइनस जो था दैट वाज अटैकिंग फ्रॉम बैक साइड, और मेरा इन्वर्जन इस तरीके से हो, कार्बन, दिस इज योर Br, Br यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका आ गया CH3, यहाँ पे आपका आ गया ड्यूटेरियम, और यहाँ पे आपका आ गया बेटा हाइड्रोजन। इसी तरीके से हो रहा था इन्वर्जन। अब इसमें R2S S2R वाली बात कहाँ से आती है, ये देखिए। RS नॉमेनक्लेचर हम कैसे देते थे? हम प्रायोरिटी देते थे डिफरेंट ग्रुप्स को। कैसे प्रायोरिटी देते थे? ऑन द बेसिस ऑफ द एटम दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम। यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पे ड्यूटेरियम अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो कौन सा एटम डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है उसका एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम उनको क्या देते थे? प्रायोरिटी देते थे। तो जैसे एटॉमिक नंबर अगर मैं सबका देखूं, ठीक है, तो अगर मैं सबका एटॉमिक नंबर देखूं तो यहाँ पे देखिए
अगर मैं इस क्लोरीन को कहूँ, इस क्लोरीन का मेरा एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इसको मेरे को कौन सी प्रायोरिटी मिल गई? फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई, ठीक है। उसके बाद किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा आ रहा है? कार्बन का, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? मेरी सेकेंड प्रायोरिटी हो गई। अब ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा आ रहा है? ड्यूटीरियम का, तो इसकी मेरी थर्ड प्रायोरिटी हो गई। और फोर्थ कौन सी हो गई? हाइड्रोजन की, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जो मैं RS नॉमेनक्लेचर आपको बता रही हूँ, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी फोर्थ प्रायोरिटी हो वो डैश पे हो, वेज पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर डैश पे है तो आपको ये वाली जो चीज़ मैं बता रही हूँ दैट इज वैलिड। अगर डैश पे नहीं है तो आपको इवन नंबर ऑफ रोटेशंस करके उसको डैश पे लाना पड़ेगा, ठीक है। वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो मैं अभी उसके अंदर नहीं जा रही हूँ। मैं आपको बस ये कह रही हूँ कि आप ध्यान रखिए कि आपकी फोर्थ प्रायोरिटी जो है डैश पे हो। तो 1 2 3 देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये देखिए, दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये क्या हो गया? मेरा S हो गया, ठीक है। अब वही प्रायोरिटी जो है हम यहाँ पे देते हैं। कैसे देंगे प्रायोरिटी? यहाँ पे हमने ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, एटॉमिक नंबर इसका सबसे ज़्यादा है, फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फिर हमारा इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, और फोर्थ एटॉमिक नंबर हमारा इसका ज़्यादा है। अब इसमें देखिए हमारा 1 2 3 कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है? तो ये चल रहा है हमारा क्लॉकवाइज, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो आप इसको क्या कहेंगे? R कहेंगे। तो आप बेसिकली क्या चले गए? S से R में चले गए, S से R में चले गए, और आपने कहा कि मेरा इन्वर्जन हो गया। कायरल कार्बन है दोनों में। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी हमारी डैश पे प्रेजेंट होती है, तो 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है तो दैट इज R, और 1 2 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है तो दैट इज S। 1 2 3 आपको कैसे मार्क करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम्स दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम। कार्बन एटम से जो भी चीजें डायरेक्टली अटैच्ड है, जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि ये SR का कहीं से भी लिंक स्मॉल d स्मॉल l या प्लस माइनस से नहीं है। स्मॉल d स्मॉल l प्लस माइनस क्या होते हैं ना, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होते हैं किसी कंपाउंड के। उसको मैं ऐसे 1 2 3 करके नहीं बता सकती। अगर मुझे बताना है कि कोई चीज डेक्स्ट्रो है, लीवो है, राइट हैंड साइड पे डिविएट करेगी प्लेन पोलराइज लाइट को, लेफ्ट हैंड साइड पे करेगी प्लेन पोलराइज लाइट को, तो मुझे वो सैंपल उठा के लैब में ले जाना पड़ेगा। जब तक मैं उस सैंपल को लैब में उठा के नहीं लेकर गई, मैंने पूरा प्रॉपर उसके अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तब तक मैं नहीं बता सकती वो डेक्स्ट्रो है, लीवो है, प्लस है, माइनस है, कुछ नहीं बता सकती। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे लिखते हैं दिस इज D, दिस इज L, स्मॉल d स्मॉल l, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। बेटा वो रॉन्ग है, क्योंकि वो तो आपको पता ही नहीं है। वो आपको क्या, मुझे भी नहीं पता। जब तक मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, हम में से किसी को वो चीज़ नहीं पता। RS बता सकते हैं बस, बट स्मॉल d स्मॉल l ये सब हम लोग नहीं बता सकते। ठीक बात है। चलो, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लियर हो गई। अब इसके आगे हमें क्या बताना है? मैकेनिज्म हो गया, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी हो गई, स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई। अब आ जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अगर SN2 के बारे में बात करेंगे तो हमें पता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो चीजों पे हमें हमारा डिपेंड कर रहा है। किस किस पे डिपेंड कर रहा है? वो हमारा डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो हमारे न्यूक्लियोफाइल से, न्यूक्लियोफाइल की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी या जो भी अमाउंट होगा, और दूसरा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्काइल हैलाइड से, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है दोनों के हिसाब से। एल्काइल हैलाइड से भी फर्स्ट ऑर्डर है और न्यूक्लियोफाइल से भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड के नेचर पे, एल्काइल हैलाइड के अमाउंट पे, न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे, न्यूक्लियोफाइल के अमाउंट पे। तो मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पे कि द रेट डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड अमाउंट ऑफ बोथ। The rate of these reactions, the rate of these reactions, depend upon the concentration and nature of both न्यूक्लियोफाइल एंड एल्काइल हैलाइड, दोनों पे डिपेंड करता है। तो पहले एल्काइल हैलाइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो दोनों पे डिपेंड करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई एल्काइल हैलाइड पे कैसे
कैसे डिपेंड करता है। तो एल्काइल हैलाइड में ना एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, डिपेंडेंस ऑन एल्काइल हैलाइड, डिपेंडेंस ऑन एल्काइल हैलाइड। तो हम यहाँ पे सिंपल कहेंगे कि क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है, बिकॉज द अटैक इज हैपनिंग बैक साइड, ये मैंने मैकेनिज्म में बताया ना, बैक साइड अटैक हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा एल्काइल हैलाइड लेस क्राउडेड हो। लेस क्राउडेड का क्या मतलब है? लेस क्राउडेड का सिंपली ये मतलब है हाँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगा दूं फॉर एग्जांपल, तो Br माइनस को जगह ही नहीं मिलेगी, वो कहेगा यार मैं कहाँ से अटैक करूँ, तुमने तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे ग्रुप लगा दिए, मुझे तो बैक साइड अटैक करना था और मुझे तुम बैक साइड अटैक करने ही नहीं दे रहे क्योंकि तुमने यहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए लीविंग ग्रुप के अलावा। तो हम चाहते हैं कि जो हम एल्काइल हैलाइड लें वो बल्कि ना हो, वो कम बल्कि हो, ताकि बैक साइड अटैक जो है वो ज्यादा अप्रोचेबल हो और वो ज्यादा इजीली हो पाए। बात समझ रहे हो मेरी? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि भाई हमें चाहिए कम स्टेरिकली हिंडर्ड या कम क्राउडेड एल्काइल हैलाइड। हमें ऐसा चाहिए कि जो हमारे कार्बन एटम से ग्रुप अटैच्ड हो वो कम अटैच्ड हो, और जो अटैच्ड हो भी तो वो छोटा अटैच्ड हो। अगर वो बड़ा अटैच हो जाएगा तो बैक साइड अटैक बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो हमें चाहिए दैट द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन द एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस, द स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस को आप SH लिख दीजिए, ऑफ एल्काइल ग्रुप इन एल्काइल हैलाइड, ऑफ द एल्काइल ग्रुप in alkyl halide should be less for a fruitful attack. Should be less for a fruitful attack. कि अगर हमें अच्छा अटैक कराना है तो हमारी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है बेटा, लिखिए इसको। तो अगर हमें एक फ्रूटफुल अटैक कराना है तो हमें क्या चाहिए कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है कम हो। अब स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे कम होगी? अब मैं डिफरेंट अगर अल्काइल ग्रुप्स की बात करूँ, मेरे पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो मुझे ये देखना है कि किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। मिथाइल हैलाइड भी होता है, तो हम कहते हैं कि जो हमारी मिथाइल हैलाइड है वो सबसे कम स्टेरिकली हिंडर्ड है, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा उसी के हिसाब से चलेंगे। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अगर मैं बात करूं कि मेरा जो CH3X है, तो CH3X में मेरा स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं अपना प्राइमरी, ये आपका मिथाइल हैलाइड था पहले वाला, अगर मैं अपना प्राइमरी हैलाइड लूँ तो मैंने एक ये प्राइमरी हैलाइड बना दिया। आप चाहे तो आपका मन है आप कोई सा भी प्राइमरी हैलाइड बना सकते हैं, मैंने ये वाला बनाया। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, मैंने ये वाला बनाया। एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। हमें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना रही हूँ, तो ये मेरा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया, है ना बेटा? दिस इज माय सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या हुआ मेरा? ये हुआ। तो अगर मेरे को यहाँ पे रेट ऑफ SN2 रिएक्शन बतानी है तो मैं क्या कहूंगी कि भाई मुझे ऐसा चाहिए जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लीस्ट हो। तो जब मैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से मिथाइल हैलाइड की तरफ जाती हूँ तो मेरी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। पहले मैं इनका नाम भी लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। दिस इज माई मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, यहाँ पे सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, राइट। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और मिथाइल हैलाइड में फर्क क्या है? तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जब ये बीच वाला कार्बन एक और कार्बन के साथ अटैच्ड हो, और मिथाइल कार्बन में तो होता ही ओवरऑल एक ही कार्बन है। तो दिस इज मिथाइल हैलाइड, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं अगर मूव करूं यहाँ से यहाँ पे,
यहाँ से यहाँ पे मूव करूँ तो मेरी स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है कम, और क्योंकि मेरी स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रही है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गई तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे SN2 रिएक्शन में तो मैं कहूँगी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इज डिक्रीजिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस इज डिक्रीजिंग, और क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज हो रहा है बेटा आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एंड रेट ऑफ रिएक्शन ROR रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग। अपवर्ड एरो का मतलब है इंक्रीज और डाउनवर्ड एरो का मतलब है डिक्रीज। तो क्योंकि मेरी स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज हो रही है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है SN2 में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी यार एक दो चीजें याद रखना कि ऐसा होता है कि कई बार मेरे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही होता है, जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये वाला मॉलिक्यूल है ये मेरे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही है, लेकिन इसमें जो एक ग्रुप अटैच है ना वही बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड है। ये मेरा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ये, देखो हैलाइड ग्रुप जहां से अटैच्ड है वो प्राइमरी है, बट इससे जो एक ग्रुप अटैच्ड है वही इतना स्टेरिकली हिंडर्ड है कि क्या कहे। देखो ये एक ही ग्रुप इतना स्टेरिकली हिंडर्ड है क्योंकि इस एक ग्रुप पे इतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है, तो ये भी फिर SN2 रिएक्शन नहीं अंडरगो करेगा, मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर SN2 से देखोगे तो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, और क्योंकि ये हाई स्टेरिकली हिंडर्ड है तो यहाँ पे भी मेरा SN2 रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगा। ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस इट डज नॉट अंडरगो SN2 ऑल्दो इट इज 1 डिग्री, डज नॉट अंडरगो SN2, या फिर करेगा भी तो बहुत स्लो करेगा जिसका कोई वर्थ नहीं है। तो ये देखना ऐसे नहीं कि सिर्फ प्राइमरी देखकर जी खुश हो गए SN2 हो जाएगा, नहीं। अब ये देखो कि प्राइमरी के साथ जो एक ग्रुप अटैच्ड है क्या वो बहुत ज्यादा बल्कि तो नहीं है, वो बहुत ज्यादा बल्कि है तो फिर भी SN2 नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली भाई न्यूक्लियोफाइल को पीछे से आना है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर पीछे से आएगा तो एक भी ग्रुप अगर बहुत बड़ा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी दोनों ग्रुप चाहे छोटे हैं, दोनों हाइड्रोजन है, लेकिन एक तो बहुत बड़ा है ना। इसमें एक चीज और ध्यान रखो, तुम कहोगे एक चीज करके कितनी सारी चीजें बता देती है मैम, बट जरूरी है सब चीजें। इसमें एक चीज आप और ध्यान रखिए कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप is strong electron withdrawing group, is strong group is electron withdrawing, is strong electron withdrawing, is strongly electron withdrawing, या फिर इसमें ये मत लिखो वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप, मत लिखो वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू मेन कार्बन, मतलब जिस कार्बन के साथ हैलाइड अटैच्ड है वो वाला कार्बन। If one of the alkyl group that is attached to the main carbon is strongly electron withdrawing, then also SN2 increases, then the rate of SN2 also increases. Rate of SN2, कहने का मतलब क्या है कि ये ना बहुत कई बार कंफ्यूज करते हैं ये, इसलिए मैं आपको सब चीजें लिखवा रही हूँ, सारे एक्सेप्शन लिखवाते हुए चल रही हूँ कि कई बार वो कहते हैं कि भाई मेरे पास मान लीजिए मेरे पास एक तो ये है CH3 CH2Cl, एक ये है प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है क्लोरीन, और दूसरा मेरे पास ये ग्रुप है। ये एम्स का क्वेश्चन है एक्चुअली। अब आप इसमें ही प्राइमरी कार्बन है तो बताइए कि SN2 का रेट किस में ज्यादा होगा, रेट ऑफ SN2। अब दोनों ही प्राइमरी है तो भाई कैसे डिसाइड करेंगे, तो इस केस में ना आपको स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे डिसाइड नहीं करना। कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैम ये तो छोटा सा ग्रुप लग रहा है और ये हमें बड़ा सा ग्रुप लग रहा है, तो फिर इसमें ज्यादा होगा क्योंकि वो छोटा ग्रुप है ये बड़ा ग्रुप है।
बात सही है आपकी, छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप वाली बात सही है, लेकिन आप इसमें एक चीज मिस कर रहे हो ना कि यार ये तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ना। हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि अगर मैंने बेंजीन रिंग से कोई मल्टीपल बॉन्डेड एटम अटैच किया है, मल्टीपल बॉन्डेड मतलब चाहे वो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड किसी से अटैच किया, मतलब NO2 ग्रुप में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, या कार्बन डबल बॉन्ड अटैच किया, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N अटैच किया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप याद होंगे आपको, जिसमें ना मल्टीपल बॉन्ड्स होते थे। अगर मैंने कार्बन से अटैच किया है ये डबल बॉन्ड वाला, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे कार्बन से अटैच कर दिया मैंने, ये कार्बन से अटैच कर दिया मैंने, ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप अगर आप कार्बन से अटैच कर देते हो, कार्बन से अटैच कर दिया ये, कार्बन से अटैच कर दिया ये, अगर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप अगर आप कार्बन से अटैच कर रहे हो, चाहे वो फिर आपका कीटोन हो, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे आपका एल्डिहाइड हो, चाहे आपका नाइट्राइल हो, चाहे आपका NO2 हो, कोई भी अगर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप अगर आप बेंजीन से अटैच कर रहे हो, बेंजीन के कार्बन से अटैच कर रहे हो, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और क्योंकि स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, इस कार्बन पे जहाँ पे एक्चुअली आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी। और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो मेरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो बेटर हो पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है फिर तो आराम से अटैक करेगा ना। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, देयरफॉर रेट ऑफ SN2 बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये साथ वाली चीज हटा दे रही हूँ क्योंकि इसका कोई अभी एज सच यूज नहीं है, ठीक है। तो हमारा SN2 का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो इसका SN2 का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसका। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो गया, सिंपलर हो गया। क्यों न्यूक्लियोफाइल का अटैक सिंपलर हो गया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अटैक सिंपलर लिख दे रही हूँ। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना कि एक तो जो मैंने ये बताया है ये कि भाई अगर प्राइमरी है लेकिन उसके साथ बल्कि ग्रुप अटैच है तो SN2 का रेट बहुत कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी देखकर खुश हो गए। दूसरी चीज कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो मेरा SN2 का रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और अल्टीमेटली खेल तो सारा पॉजिटिव चार्ज का है। अगर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल हंस के अटैक करेगा और फास्ट अटैक करेगा। तो ये हमारा पहला फैक्टर है जिसमें हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड का नेचर। दूसरा, अच्छा, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो SN2 में प्रेफर करो कि एल्काइल हैलाइड अच्छे कंसंट्रेशन में लो, ज्यादा कंसंट्रेशन में। दूसरी चीज जिस पे डिपेंड करता है दैट इज न्यूक्लियोफाइल। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफाइल। रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कि आपके न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन क्या है, नेचर क्या है। कंसंट्रेशन एंड नेचर मैंने आपको बताया था ना, दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो हम SN2 में प्रेफर करते हैं कि हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल लें और इसका नेचर हम क्या रखें, स्ट्रॉन्ग नेचर रखें। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स आर प्रेफर्ड इन SN2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स आर प्रेफर्ड। मैं आपको बताऊंगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आर प्रेफर्ड। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली नेगेटिव चार्ज बियरिंग न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं H2O को ना प्रेफर करके, यहाँ पे मैं चाहूंगी कि मैं H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल ना डाल के क्या डालूं, OH- आयन डालूं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट। उसी तरीके से मैं चाहूंगी कि मैं इथेनॉल ना डाल के, अगर मेरे को SN2 प्राइमरीली कराना है तो मैं क्या डालूं, इथॉक्साइड डालूं। क्योंकि ये मेरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के पार्ट में आ गया। तो मेरे को चाहिए कि मैं SN2 में अगर मुझे कराना है तो मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स लूं।
और दूसरी में कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी हाई रखूँ. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स आर प्रेफर्ड, आर यूज्ड. The concentration of nucleophile should also be high. The concentration of nucleophile should also be kept high. Should also be kept high for SN2 reaction. ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में हम तो कॉन्सेंट्रेशन को हाई रखेंगे और दूसरा हम क्या रखेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रखेंगे. तो इस तरीके से हम SN2 को प्रेफर कराएंगे. ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. इतना काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो. हमारा SN2 में जो बचा है वो बचा है यूज़ ऑफ सॉल्वेंट्स, कि हम SN2 में कौन से सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी. सॉल्वेंट्स कौन सा में यूज़ करना है, SN2 के क्वेश्चंस और पूरा का पूरा SN1 मैकेनिज्म. ठीक है, तो अभी आप इतना ध्यान रख के आइए, इतना पढ़ के आइए, और फिर मिलते हैं कल और बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. ठीक है एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.